हेलो स्टूडेंट्स, स्थिर विद्युत की यूनिट का ये हमारा प्रथम चैप्टर, जिसमें हमने विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र में हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और अंत में हमने बल आघूर्ण की गणना की। तो निश्चित रूप से आप ये देखें, सैद्धांतिक रूप से आप उन चीजों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आंकिक प्रश्नों में भी हम लोगों के समक्ष कई प्रकार की जो छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, उसके निवारण के लिए भी हम ये प्रयास करते हैं कि किसी प्रश्न में कौन सी भौतिक राशि की हमें गणना करनी है, कौन से ऐसे कांस्टेंट हैं जिनके मान हमें पता है और उसे किस प्रकार से हम यहां पर प्रतिस्थापित करेंगे। तो आप पहले थोड़ा सा इसे सूक्ष्मता से हम एक बार विद्युत क्षेत्र में हमने सबसे पहले जो कूलाम का नियम लिखा, जिसमें हमने विद्युत बल की बात की, और ये विद्युत बल हमने अगर आवेश Q1 और Q2 है, उनके मध्य की दूरी R है, तो हमने इस विद्युत बल को F से व्यक्त किया था, कूलाम के नियम से। कूलाम बल कह दें, विद्युत बल कह दें, चाहे वो आकर्षण प्रकृति का हो, प्रतिकर्षण प्रकृति का हो। अगर इसके परिमाण की बात करें तो ये मान प्राप्त हुआ था, और यहां पर जो K था स्थिरांक, जिसे हम निर्वात या वायु में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से व्यक्त कर रहे थे, उसका मान 9 × 10⁹ क्लियर है, ऐसा ही मात्रक। और दूसरी बात, जब हमने आवेशों के निकाय के कारण बात की, तो हमने अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया, जिसमें जो कुल बल था वो सभी बलों के सदिश योग के बराबर था। तो उसमें भी हम इसी का सहारा लेंगे, इसी सूत्र को लेंगे। दूसरा, हमने विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया था, और विद्युत क्षेत्र में आपने सीधी सीधी परिभाषा, अगर आवेश Q है, उस पर विद्युत क्षेत्र में बल लग रहा है F, तो हमने E = F/Q। एकांक जो परीक्षण आवेश लिया था धनावेश, उस पर जितना बल लग रहा है उसे विद्युत क्षेत्र कह रहे थे। या हमने अगर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना की, और बिंदु आवेश था Q, और अगर दूरी थी R परीक्षण बिंदु की, तब हमने इसे लिखा था K। अगर आवेश है Q और दूरी R, तो KQ/R²। क्लियर है। ऐसे ही हमने जब आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की बात की, तब हमने फिर अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया, और उसमें कुल विद्युत क्षेत्र की गणना उसी प्रकार E = E1 + E2 + E3 एंड सो ऑन। इसके बाद हमने गणना में यह देखा कि एक विद्युत द्विध्रुव में जब हमने एक विद्युतीय व्यवहार प्रदर्शित करने वाला समीकरण देखा, जिसे हम कहते थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, तो ये P बराबर था दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण और उनके मध्य का विस्थापन। इसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह रहे थे। एक सूत्र में ये प्राप्त हुआ था। और जब हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष दोनों स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की गणना की, इससे पहले वाले हमने सत्र में भी 1-2 न्यूमेरिकल इसके लिए थे, उसमें हमने ये देखा था कि अगर हम अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें और निरक्ष पर हम विद्युत क्षेत्र की गणना करें विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो ये मान हमारे पास 2kP/R3, और ये इसका आधा अर्थात kP/R3। ये हमारे पास दो विद्युत क्षेत्र के मान प्राप्त हुए थे। और अंत में जब हमने समान विद्युत क्षेत्र E में किसी विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा था, उस स्थिति में बल आघूर्ण का मान τ = PE sin θ प्राप्त हुआ। क्लियर है। अतः अब आप समझ गए होंगे, किसी भी सूत्र को आप लगाने से पहले इसमें जो कांस्टेंट है उसका मान, हमें उस प्रश्न में कौन सी भौतिक राशियां दे रखी हैं, किस राशि को हमें ज्ञात करना है, क्या हम सीधा सूत्र लगाकर उसे ज्ञात कर सकते हैं या अन्य किसी सूत्र का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो हम 2-4 ऐसे उदाहरण भी देखते हैं जिससे हम क्लियर होंगे। जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक में एक प्रश्न है कि भुजा a वाले
एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए और बी पर समान आवेश Q है। ए और बी दोनों बिंदुओं पर आवेश कितना है? Q। त्रिभुज के बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। एक बार प्रश्न को अच्छी तरह से फिर समझें। समबाहु त्रिभुज, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक समबाहु त्रिभुज मैंने लिया है। समबाहु त्रिभुज के दो बिंदु मैंने लिए, दो शीर्ष लिए ए और बी, दोनों पर आवेश हमने लिया है Q। ये तीसरा शीर्ष है C। मुझे यहां पर गणना करनी है C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की। क्लियर है? समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दे रखी थी वो कितनी थी? स्मॉल a। देखें अब विद्युत क्षेत्र की गणना मुझे किस बिंदु पर करनी है? C पर। हमने एक बात ये कही कि अगर कोई आवेश Q है और दूरी A है तो इस आवेश के कारण, चूंकि यह धनावेश है, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर आवेश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की ओर इस दिशा में होगा। क्लियर? इसी प्रकार से अगर इस आवेश से मैं बात करूं, इस आवेश से भी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में होगा। क्लियर है? आवेश का परिमाण समान, दूरी भी समान, तो दोनों जो विद्युत क्षेत्र के मान ज्ञात होंगे वो दोनों भी कैसे होंगे? एक समान। एक को हम E1 से लिख दें, एक को E2 से लिख दें, पर परिमाण दोनों के समान है, E1 E2। पर आप ये देखें दिशा दोनों की अलग अलग है। मुझे चाहिए परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब आप सोचें किस प्रकार से हम सदिश में 11वीं क्लास में हमने, अगर दो सदिश हैं P और Q और दोनों सदिशों के मध्य का कोण है थीटा, परिणामी सदिश की हमें गणना करनी है, तो हमने परिणामी सदिश R से वहां व्यक्त किया था और उसे हमने किस तरीके से लिखा था? एक बार याद करें 11वीं क्लास में, तो हमने वहां लिखा था R बराबर परिणामी सदिश का परिमाण अंडर रूट P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर। यहां पर दो सदिश कौन कौन से हैं? P वेक्टर और Q वेक्टर, और परिणामी सदिश कौन सा था? R वेक्टर। तो इसी तरीके से अगर हम यहां पर गणना करें तो आप ये देखेंगे इस आवेश के कारण मैंने यहां लिखा है E1 वेक्टर, यहां पर मैं लिख रहा हूं E2 वेक्टर। तो अगर मैं परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालता हूं E, तो वो कैसे निकलेगा? अंडर रूट E1 स्क्वायर, दूसरा है E2 स्क्वायर, दोनों के बीच का कोण मैं मान लेता हूं थीटा, तो 2E1 E2 cos थीटा। क्लियर है? बस अब आपको यहां पर मान चाहिए E1 का और E2 का, प्लस Q आवेश के कारण C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अर्थात E1। कूलाम के नियम से बल निकाला था, बल से विद्युत क्षेत्र निकाला था। क्या सूत्र था? कि Q अपॉन दूरी का स्क्वायर, और दूरी यहां पर कितनी? A। बिल्कुल यही मान किसका निकलेगा? E2 का। तो हमारे पास E1 और E2 के मान पता है। अब हमारे पास इसमें कौन सी राशि शेष रही? थीटा। देखें आप, सममिति से आप ये देखें, समबाहु त्रिभुज है तो ये तीनों कोण कितने के? 60-60 के। बिल्कुल क्लियर है? ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब हमें यहां पर थीटा का मान कितना लिखना है? 60 डिग्री। बस अब हमारे पास E1 E2 का मान है, थीटा का मान पता है 60 डिग्री। इस सूत्र में हम मान रख रहे हैं, तो मान निकालें, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालें। E बराबर अंडर रूट E1 का मान KQ अपॉन A स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू E1 का मान KQ अपॉन A स्क्वायर, E2 का मान KQ अपॉन A स्क्वायर, कॉस 60 का मान 1/2 प्लस
P2 का मान भी KQ/A² होल स्क्वायर। गणना कर लें, KQ/A² का होल स्क्वायर इसमें भी है, यहां भी है, और KQ/A² का होल स्क्वायर यहां भी है। तीनों में आप ये देखें 2 से 2 यहां कैंसिल हो रहे हैं। KQ/A² का होल स्क्वायर, KQ/A² का होल स्क्वायर, KQ/A² का होल स्क्वायर कितना आया? 3 इंटू KQ/A² का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर दें तो √3 KQ/A²। क्लियर है? केवल हमें अब यहां पर ये देखें, न केवल सूत्र की आवश्यकता पड़ी, बल्कि हमने यहां पर यह देखा कि जो सदिश नियम था, सदिशों के संयोजन का नियम था, जिसे हम समांतर चतुर्भुज नियम भी कहते हैं, उसकी भी आवश्यकता पड़ी। तो इस तरीके से आप इसकी गणना कर सकते हैं। एक और उदाहरण बिल्कुल इसी तरीके का लेते हैं, जिसमें अब वो ये कह रहा है प्रश्न में कि स्मॉल a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर 3 आवेश हैं। अब की बार आवेश अलग अलग है, +2q, -q और -q। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि तीनों बिंदुओं पर रखे हैं, इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। अब हमें द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। दोबारा फिर समबाहु त्रिभुज है। अगला एग्जाम्पल देखें, एक बार प्रश्न को दोबारा सुने, अच्छी तरह से सुने, और आप तब तक ये सोच लें कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं और हमें किस चीज की गणना करनी है। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। 3 इसके शीर्ष हमने मान लिए ABC, ये लें। तीनों पर आवेश किस तरह से बताए थे उसने? +2q, -q और -q। ठीक है, इस पर मैंने ये लिख दिया +2q, यहां -q, ये -q। भुजा मैं बताई गई थी स्मॉल a। हमें अब ज्ञात करना है इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर है? चले, पहले तो आप ये देखें द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है, किस तरीके से निकालते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम तब निकालते हैं जब विद्युत द्विध्रुव होता है, और विद्युत द्विध्रुव कब होता है? जब 2 आवेश हो, दोनों का परिमाण समान हो और दोनों के मध्य की दूरी बहुत कम हो। तो अब आप ये देखें, अगर मैं इस +2q को 2 भागों में वियोजित कर दूं, एक को मैं लिख दूं +q और दूसरे को +q, तो आप ये देखें +q -q विद्युत द्विध्रुव बन गया। +q -q ये भी विद्युत द्विध्रुव बन गया। इसका अर्थ ये हो गया कि अब हमारे पास जो विद्युत द्विध्रुव है वो कितने हुए? 2। मुझे क्या ज्ञात करना है? द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या? आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण गुणा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी या विस्थापन। अब आप देखें, मान लेता हूं इस आवेश के कारण ये जो विद्युत द्विध्रुव बना है, इसके कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो है P1। दिशा आप समझ गए होंगे, माइनस आवेश से प्लस आवेश की हो। इस आवेश से इस बिंदु पर ये देखें, ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ये दिशा हो गई दूसरे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। इसे मैं लिख देता हूं P2 वेक्टर। बिल्कुल देखें, पहले जैसा प्रश्न बन गया। इसी तरीके से पहले उदाहरण में भी हमने देखा था, वहां विद्युत क्षेत्र थे, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। पहले मैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान लिखता हूं, P1 या P2 दोनों बराबर हैं कितना? आवेश का परिमाण Q, आवेशों के मध्य की दूरी या विस्थापन A। इसका मतलब मेरे पास P1 और P2 के मान आ गए Q × A। फिर सदिश नियम लगा दें, समांतर चतुर्भुज नियम लगाएं, और मुझे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, परिणामी सदिश ज्ञात करना है। तो P बराबर √P1² + 2P1P2 cos थीटा प्लस P2²। मान रख दें पहले की तरह, थीटा आपको समझ में आ गया होगा, कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। यहां पर मान रखें
P बराबर अंडर रूट P1 का मान Q इंटू ए स्क्वायर 2 Q इंटू ए और P2 का मान भी Q इंटू ए, इसका भी स्क्वायर cos 60 और P2 का मान Q इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है? देखें पहले की तरह ही बिल्कुल Q इंटू ए का स्क्वायर, Q इंटू ए का स्क्वायर, Q इंटू ए का स्क्वायर। cos 60 का मान रखें 1/2, यहीं रख देता हूं मैं। cos 60 का मान कितना? 1/2। ये लें, 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास ये कितने हो गए? 3 इंटू Q इंटू ए का स्क्वायर अंडर रूट कर दें तो इसका मतलब अंडर रूट 3 Q इंटू ए। ये हमारे पास परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण की गणना हमने की है। निश्चित रूप से अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम सदिश के द्वारा भी इसे ज्ञात कर सकते हैं। एक और हम उदाहरण लेते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक के ही उदाहरण जो आप लोगों को बहुत ही सरल भी लगेंगे। जैसे अब की बार वो ये कह रहे हैं कि एक वर्ग है और उस वर्ग के चारों सिरों पर, एक वर्ग लिया है उसके चारों सिरों पर आवेश रखे हैं। ठीक है, कितने आवेश हैं? तो प्रश्न कहता है 4 बिंदु आवेश हैं, 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर रखे हैं। वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा ज्ञात करो। और चारों आवेश जो दे रखे हैं वो चित्र में दिखाए हैं उन्होंने। एक बार हम उस चित्र को बना दें जिससे और क्लियर हो। ये एक वर्ग है और इस वर्ग में उन्होंने आवेश लिए हैं। ये वर्ग ABCD आवेश लिए हैं -2Q +2Q, ये -2Q है, ये +2Q है, -Q, ये -Q है और ये भी -Q। ठीक है, भुजा इन्होंने बताई थी 2 सेंटीमीटर। अब प्रश्न हमें समझ में आ गया होगा। एक वर्ग के चारों कोनों पर आवेश है, हमें इसके केंद्र पर, जो केंद्र इन्होंने बोला है O, उस पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, दिशा ज्ञात करना। अब आप सोचें, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का सूत्र हमारे पास है, किस तरीके से हम इसकी गणना करेंगे? निकालें। सबसे पहले तो केंद्र, इसका मतलब हमारे पास ये हो गया विकर्ण। क्लियर है? ये हो गया विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु कह दें, मध्य बिंदु कह दें O। अब आपको इस O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, दिशा हम बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं मुझे कि ये जो आवेश रखे हैं उनके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किस दिशा में होगा। तो दिशा की बात भी कर सकते हैं। -2Q के कारण O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, माइनस आवेश है, इसका मतलब निश्चित रूप से इस बिंदु को जो हम मिला रहे हैं उसके विपरीत इस दिशा में होगा, मतलब OA दिशा में। क्लियर है? ये भी -Q है तो इसका मतलब इसके कारण भी इस साइड में होगा। चूंकि इसका परिमाण अधिक है तो जो टोटल बल होगा, टोटल विद्युत क्षेत्र होगा, वो किस दिशा में रहा? CA दिशा में। क्लियर है? क्योंकि ये परिमाण अधिक है। ऐसे ही आप अगर इस साइड में देखें, यहां पर ये +2Q है, ये -Q है। एक बार और क्लियर कर लें, ये +Q है। अब आप ये देखें, ये दोनों जो आवेश हैं तो धनावेश। अब इनके कारण तो आप ये देखें +2Q के प्लस आवेश है, इसका मतलब इस बिंदु पर इस आवेश के कारण दिशा होगी BO और इसके कारण भी दिशा होगी DO। अब चूंकि परिमाण इसका अधिक है तो जो टोटल अब विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा बताएं। निश्चित रूप से ये परिमाण अधिक है तो BD दिशा। तो अब मुझे 2 दिशाएं प्राप्त हो गई। नंबर 1 कौन सी दिशा? CA और नंबर 2 BD। निकालें। अब CA के अनुदिश निकालते हैं विद्युत क्षेत्र और BD के अनुदिश। ठीक है, तो CA के अनुदिश विद्युत क्षेत्र
सूत्र आपके पास है, क्या सूत्र था विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का? अगर आवेश Q है, दूरी R है, तो विद्युत क्षेत्र की गणना करते थे तो क्या लिखते थे? KQ/R²। लिख देते हैं हम यहां पर दोनों के कारण। बोले विद्युत क्षेत्र पहले CA में -2Q के कारण लिख दें, -2Q। सूत्र क्या था? KQ/R²। K आवेश बोले -2Q, दूरी अभी मैं इसको R ही लिख देता हूं, ठीक है। इस R का भी मान हम निकाल लेंगे R²। अब इसकी दिशा इसके विपरीत, तो माइनस, इससे भी लिख दें कि आवेश है -Q/R²। हल कर लें, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आ गया -2KQ/R² प्लस KQ/R²। देखें कितना शेष बचा, ये -2 है, ये +1 है, तो -KQ/R²। क्लियर है? कौन सी दिशा के अनुदिश निकाला है? CA। दूसरा हम किसके अनुदिश निकालेंगे? BD। BD के अनुदिश विद्युत क्षेत्र, इसे भी मैं EBD लिख देता हूं। इसे हमने निकाला था ECA। चलें फिर मान रखें, +2Q के कारण K, आवेश 2Q, दूरी R, माइनस इसके कारण तो K आवेश +Q/R। देखें इसको भी हल करें, ये 2KQ/R², ये KQ/R², तो ये कितना आया? KQ/R²। अब मेरे पास दो विद्युत क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, एक की दिशा हम कह रहे हैं कितनी आई है? CA के अनुदिश -KQ/R², BD के अनुदिश KQ/R²। हमें चाहिए परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब आप देखें, इसमें जो वर्ग है, ये कोण आपका 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। इसका अर्थ ये हो गया कि अब हमें ये पता चल गया कि अगर मैं ये दोनों का परिणामी सदिश निकालूं तो दोनों के मध्य का जो कोण है वो कितना है? 90 डिग्री। तो मैं अगर सदिश नियम लगाऊंगा तो थीटा को कितना लिखूंगा? 90 डिग्री। नंबर 1। नंबर 2, ये जो R है इसकी गणना हम किस प्रकार करें? आप ये देखें कि ये 2 सेंटीमीटर है और हम ये समकोण त्रिभुज में ये देख रहे हैं 90 डिग्री के सामने ये हो गया कर्ण। ये आधार है, ये लंब है, एक आधार मानेंगे एक लंब मानेंगे, तो इसका मतलब R² प्लस R² बराबर 2 का स्क्वायर। सही है? तो 2R² बराबर 4, तो R² बराबर 2। तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त हुई है R² की वो कितनी हुई है? 2। चूंकि R सेंटीमीटर में है तो हम इसे मीटर में भी व्यक्त करेंगे। अब आप इससे परिणामी विद्युत सदिश की बात करें, और परिणामी विद्युत सदिश वही अभी वाला जो हम सूत्र निकाल रहे थे, टोटल E कैसे निकालेंगे? √ पहला विद्युत क्षेत्र, इसे ECA कह रहा हूं, ECA²। दूसरा EBD², और जब मैं लिखता हूं 2 E1 E2 ECA इंटू EBD cos, कोण कितना बोला? 90। जैसा कि आपको पता है cos 90 का मान 0, तो निश्चित रूप से ये राशि हो गई 0। अब आपके पास दोनों मान है, दोनों मानों को यहां लिखें। √ ECA KQ/R² माइनस लिखा है, स्क्वायर करेंगे तो KQ/R² होल स्क्वायर, ये भी KQ/R² होल स्क्वायर, जोड़ के कितना हुआ? √2 KQ/R² का होल स्क्वायर। देखें, होल स्क्वायर का मतलब ये आपके पास अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। अब आपके पास टोटल कितना ई प्राप्त हुआ है?
√2 इंटू KQ/R²। R² का आप यहां पर मान रखें, K का मान रखें, Q का मान रखें। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब हम यहां पर किस किस का मान रख सकते हैं। Q का मान हमें दिया हुआ नहीं है, केवल Q लिखा है। K का मान हमारे पास है, R का मान हमने ज्ञात किया है, तो इसमें हम मान रखते हैं। मान बोले √2, K का मान 9 × 10⁹ क्लियर है। Q की जगह हम Q R², देखें R² का मान कितना निकला था 2। अब आप मुझे ये बताएं, सेंटीमीटर है, मीटर बनाएंगे तो 2 × 10⁻², स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 × 10⁻⁴। क्लियर है। हल कर ले। ऊपर √2 है, नीचे 2 है, काट सकते हैं और 2 से इसमें भाग भी दे सकते हैं। तो आप ये देखें कि ये लगभग कितना प्राप्त होगा, 10 की घात और देखें -4, ऊपर जाएगी 13। क्लियर है। तो इसका मतलब आवेश का मान कुछ दिया था क्या, बिल्कुल Q बराबर 0.02 माइक्रोकूलम। इसे भी हम लिख देते हैं। जो Q है, ये जो Q है स्मॉल q से हमने यहां लिखा है 0.02 माइक्रोकूलम। ये दे रखा है प्रश्न, माइक्रो को हटा दें, 10 की घात -6, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 2 × 10 की घात -8 कूलम। इसमें मान रखते हैं, मान रखें E बराबर, इसे यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं मैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। चले बोले √2 गुणा 9 × 10 की घात 9, आवेश हमने यहां पर 2 × 10 की घात -8 / 2 × 10⁻⁴। हल करें, 2 से 2 कैंसिल, 9 × 10 की घात देखें, ये -4 है, ऊपर जाएगी +4, 9 और 4 13 है, -8 है, तो ये बची आपके पास 10 की घात 5। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो आप ये देखें कि चाहे तो सदिश नियम की सहायता हमें लेनी पड़े, विद्युत क्षेत्र तो हम ज्ञात कर रहे थे, पर अब हमें इसमें 3 स्टेप ध्यान रखने थे। इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी, तो हमने कहा चूंकि ये ऋणावेश है तो विपरीत होंगी। अब एक दिशा इस साइड में गई, एक दिशा इस साइड में गई, चूंकि परिमाण में ये अधिक है तो हमारे पास दिशा ये आ गई। दूसरी बार हमने ये कहा कि ये भी परिमाण में अधिक है, अब ये दिशा इस साइड आएगी, ये दिशा होगी। तो हमने जो पहली विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाई ये है, दूसरी ये है, बीच का कोण 90 डिग्री है। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना हमने इस प्रकार की। तो इस प्रकार से आप कोई भी इस प्रकार का जो प्रश्न है वो हल कर सकते हैं। और भी आप इसमें अन्य उदाहरण ले सकते हैं, अन्य उदाहरण ले लें, कोई विद्युत बल के भी आप ले सकते हैं। जैसे प्रश्न ये है कि 2 धातु के गोले हैं, समान धातु के गोले हैं, जिन पर आवेश है 10 माइक्रोकूलम और दूसरे पर -20 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये आवेश उनको दिया गया है। यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग कर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात ज्ञात करो। समझ गए होंगे आप प्रश्न। पहली स्थिति में जब वो दो जो धातु के समान धातु के गोले लिए थे उन पर आवेश कितना था और फिर उन्होंने उन्हें स्पर्श कराया और स्पर्श करा के फिर उसी दूरी पर रख दिया। अब प्रश्न ये है कि दोनों स्थितियों में बल का अनुपात बताएं। आप समझ गए होंगे। पहले गोले पर आवेश लिख देता हूं, दूसरे गोले पर आवेश Q2 लिख देता हूं। पहले गोले पर आवेश था +10 माइक्रोकूलम, दूसरे पर -20 माइक्रोकूलम। क्लियर है। इनके मध्य की दूरी हमने मान ली r। ठीक है, पहली स्थिति में ये है। द्वितीय स्थिति में क्या किया इन्होंने,
दोनों गोलों को स्पर्श कराया। अब आप समझ गए होंगे, जब हम स्पर्श कराएंगे तो आवेशों का होगा पुनर्वितरण। क्लियर है? एक आवेश है प्लस और दूसरा है माइनस, तो टोटल आवेश कितना हुआ? तो टोटल आवेश हो गया Q बराबर Q1 प्लस Q2। एक है प्लस 10 माइक्रोकूलम, दूसरा माइनस 20 माइक्रोकूलम, तो हमारे पास टोटल आ गया माइनस 10 माइक्रोकूलम। दो गोले हैं, समान आवेश वितरित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब पहले पर Q1 डैश लिख देता हूं माइनस 5 माइक्रोकूलम और दूसरे पर भी माइनस 5 माइक्रो। दूरी उतनी रखी है, इस स्थिति में हमने दूरी भी R है। अब मेरे पास दो स्थितियां हैं, प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति। केवल अब मुझे क्या करनी है? गणना करनी है। किसकी? बल की। सूत्र बताएं, कूलाम नियम क्या था? कूलाम नियम को लगा दें, पहली स्थिति में बल निकालें, दूसरी में निकालें। सूत्र लगाएं, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूसरी स्थिति में लगाएं, F डैश लिख देता हूं, K Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। दूरी समान है। मान रखें, मान कितने कितने हैं बोलते चलें। K का मान रखने की मुझे आवश्यकता नहीं है, अनुपात निकालना है, कैंसिल हो जाएगा। K 10 माइक्रोकूलम, 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम, माइनस 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। दूरी R स्क्वायर। क्लियर है? F डैश की भी गणना कर लें। F डैश K माइनस 5 माइक्रो, माइनस 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम, माइनस 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम अपॉन R स्क्वायर। अनुपात निकाल सकते हैं, अनुपात निकालें, F अपॉन F डैश। काटें, यहीं काट लेते हैं। K गुणा 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 माइनस 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 अपॉन R स्क्वायर। इसका भी लिख दें, K माइनस 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 माइनस 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, K से K कैंसिल। 10 की घात माइनस 6 भी देखें, ऊपर 2 बार है और नीचे भी 2 बार है, ये भी कैंसिल। क्लियर है? संख्या अब हमारे पास आई है F अपॉन F डैश बराबर 10 गुणा माइनस 20, तो माइनस 10 गुणा 20। ठीक है? नीचे माइनस 5 गुणा माइनस 5 मतलब माइनस माइनस प्लस 5 गुणा 5। कैंसिल कर लें, 5 से इसे काट सकते हैं 2 बार, 5 से इसे काट सकते हैं 4 बार, 4 दूनी 8। तो F अपॉन F डैश बराबर माइनस 8। अगर मैं F डैश निकालूं तो F डैश बराबर माइनस F अपॉन 8। परिमाण की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब जो सेकंड स्थिति में बल है वो प्रारंभ के बल का 1/8 गुना होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम बल की अनुपात की भी बात कर सकते हैं, और भी अन्य आप उदाहरण ले सकते हैं। और आप उदाहरण ले लें, दूसरा कोई उदाहरण ले लेते हैं। देखें, आपके इसमें एक और क्वेश्चन है जिसमें फिर इसी तरह के आवेश की बात है। थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, और चेंज केवल इतना सा है, यहां हमने बल की गणना की थी, अब वो आवेश के मान की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो आवेश का मान हम कैसे ज्ञात करें? तो आवेश कैसे ज्ञात करेंगे? प्रश्न देखें। दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, उनके मध्य की दूरी है 3 मीटर। ठीक है? इन आवेशों का योग 20 माइक्रोकूलम है। दो आवेश है, उनका योग दे रखा है 20 माइक्रोकूलम। यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो दोनों आवेशों के मान ज्ञात करो।
क्लियर है? प्रश्न क्या कह रहा है, इस उदाहरण को भी देख ले एक बार। कितने आवेश है हमारे पास? 2, Q1 और Q2। ठीक है, एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा रहा है, वो कितना था? F बराबर 0.075 न्यूटन। क्लियर है? फिर वो ये कह रहे हैं कि इनके मध्य की दूरी 3 मीटर, ये हमारे पास जो R दे रखी है वो 3 मीटर, दोनों आवेशों का योग 20 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास है Q1 प्लस Q2 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, हमें ज्ञात करना है दोनों आवेशों के मान। क्लियर है? थोड़ा सा फिर सोचें, हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज हमें ज्ञात है और हमें कौन सी राशि ज्ञात करनी है। आवेश हमें ज्ञात करने हैं Q1 और Q2। क्लियर है? F हमारे पास है और Q1 प्लस Q2 हमारे पास है। अगर मैं F का सूत्र लगाता हूं तो मेरे पास Q1 गुणा Q2 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? चले, Q1 गुणा Q2 प्राप्त हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 ज्ञात है, तो हमें Q1 Q2 का मान ज्ञात करना है गणितीय विधि से। ठीक है, चले F का मान रखता हूं। सूत्र पहले बोले मुझे, F बराबर क्या होता है कूलाम नियम से? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मान रखते हैं F का मान 0.075 न्यूटन। K का मान हमारे पास है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। Q1 Q2 हमें ज्ञात नहीं है, तो मैं यहां पर Q1 गुणा Q2 लिख देता हूं। इनके मध्य की दूरी हमें ज्ञात है 3 मीटर, इसका स्क्वायर। हल करें, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कैंसिल। क्लियर है? हमारे पास प्राप्त हो गया Q1 गुणा Q2 बराबर 10 की घात 9 नीचे आएगी, तो 0.075 अपॉन 10 की घात 9, इसका मतलब गुणा 10 की घात -9। सही है? मेरे पास Q1 प्लस Q2 का मान दे रखा है, Q1 गुणा Q2 मुझे प्राप्त हो गया है। मुझे Q1 और Q2 के अलग अलग मान ज्ञात करने हैं। Q1 प्लस Q2 कितना है, एक बार इसे भी लिख देते हैं, 20 माइक्रोकूलम। ये अगर मैं माइक्रो में व्यक्त करूं, या ये 10 की घात -9 है, इसे भी मैं 10 की घात -9 में लिखूं तो थोड़ा सा सुविधाजनक होगा। एक बार मैं इसे लिखता हूं, 20 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6। अब आप देखें, या तो आप इसे 10 की घात -6 में बदल लें, या इसे 10 की घात -9 में बदल लें, एक ही बात है। इसका मतलब अगर मैं इसे 10 की घात -6 करूंगा तो इसका मतलब ये जो दशमलव है, ये दशमलव में 3 जीरो और आनी है। क्लियर है? या मैं अगर इसे 10 की घात -9 करूंगा तो इसमें 3 जीरो और आ जाए, तो हमारे पास ये मान हो गया 20 और 3 जीरो और गुणा 10 की घात -9। ठीक है, 10 की घात -6 भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ये ऐसा लिखा है तो आपको ये ऐसा ही लिखना है, कोई जरूरी नहीं, पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसे ऐसा ही बना लेने दें, कोई दिक्कत नहीं। सुविधा की दृष्टि से अगर आप एक जैसा करना चाहे करें। अब आप ये देखें, सीधी सीधी गणित की बात है, Q1 प्लस Q2 ज्ञात है, Q1 Q2 ज्ञात है। एक तरीका तो ये है कि इसमें Q1 या Q2 का कोई भी मान निकाला जाए और दूसरे समीकरण में रख दिया जाए, या फिर मैं इन दोनों मानों से Q1 माइनस Q2 निकाल सकता हूं, क्योंकि हमें ये पता है कि A माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। देखें, जब आप इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो इसमें आएगा 2Q1 Q2, ये आ रहा है -4Q1 Q2, तो शेष बचेगा -2Q1 Q2। क्लियर है? मान रख दें, इसका मान आपके पास है 20 गुणा 10 की घात -6 स्क्वायर, 4 गुणा ये मान आपके पास है, थोड़ा सा जो हमारे पास पॉइंट है, दशमलव है, उसे थोड़ा और सही लिख दूं मैं,
तो इसे मैं लिख सकता हूं 75, या मैं इसे लिख देता हूं 7.5 इंटू 10 टू दी पावर, मैंने ये 2 लगाए हैं तो -11। ठीक है, हल करें। ये हो गया आपका 20 का गुणा 20 से मतलब स्क्वायर 400, 10 की घात -12, 4 का गुणा कर रहे हैं 7.5 से 30, तो 30 गुणा 10 की घात -11। अगर मैं ये -12 इसे भी -12 में लिखूं तो ये 30 की जगह कितना हो गया 300, 10 की घात -12 कॉमन, 400 - 300 गुणा 10 की घात -12, तो ये आपको प्राप्त हुआ 100 गुणा 10 की घात -12, या आप इसे कह सकते हैं 10 की घात -10। क्लियर है? ये आपके पास प्राप्त हुआ है Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। तो Q1 - Q2 इसका स्क्वायर रूट करें तो 10 की घात -5। ये आपको Q1 - Q2 का मान प्राप्त हुआ है इतने कूलाम। ये Q1 + Q2 का है 20। इसे अगर आप माइक्रो में लिखना चाहें माइक्रो में लिख दें। क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की घात -6 मतलब 10 माइक्रो कूलाम। अब हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हो गए, कौन कौन से? नंबर 1 Q1 + Q2 बराबर 20 माइक्रो कूलाम, माइक्रो में नहीं लिख रहा। Q1 - Q2 बराबर 10 माइक्रो कूलाम। हल कर लें, विलोपन विधि लगाएं, प्रतिस्थापन विधि लगाएं, जो भी लगाएं। चलें हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, विलोपन करते हैं। Q2 कैंसिल हो जाएगा, 2Q1 बराबर 30, तो Q1 बराबर 30/2 मतलब 15। तो हमारे पास Q1 कितना आया 15 माइक्रो कूलाम। अगर Q1 का मान हम किसी समीकरण में रख दें, इस समीकरण में ही रख दें, तो आपके पास Q2 कितना निकलेगा 20 - 15 मतलब 5 माइक्रो कूलाम। तो ये हमारे पास उत्तर आया है। दोनों आवेशों के मान कितने आए 15 और 5 माइक्रो कूलाम। आप ये देखें छोटे छोटे जो प्रश्न हैं जिनकी सूत्र अगर हमें सीधे सीधे हम व्युत्पन्न कर रहे हैं, तो आप कहीं भी किसी भी प्रश्न में, चाहे वो आंकिक प्रश्न है चाहे वो सैद्धांतिक प्रश्न है, आप उस प्रश्न को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी, मैं समझता हूं इस फिजिक्स से सरल आपको कोई विषय नहीं लगेगा। कारण यह है कि सीधा सीधा इसमें हम कहीं रटने का कोई काम नहीं। आप उन चीजों को समझें, उन चीजों को लिखें, एक बार अपने नोट्सों को पढ़ें, तो ये इससे ज्यादा सरल चीज शायद मैं समझता हूं कि नहीं होगी। तो आप ये जो हमने छोटी छोटी गणनाएं की हैं, वो गणनाएं केवल इस मकसद से की हैं जिससे आप अन्य जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उन्हें एक बार करें और सूत्रों को आप एक बार देखें, कौन से सूत्र का हम इसमें उपयोग करें, सदिश नियम का कैसे उपयोग किया जाता है। तो मैं समझता हूं ये जो आपका पहला चैप्टर है बहुत ही सरल आपकी दृष्टि में हो जाएगा और अगले चैप्टर के लिए फिर तैयार रहें। ओके।